हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी की। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू, क्योंकि 15 नंबर का ईवीएस एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन बनते हैं और ये कंप्लीट नोट्स जो हैं ये आपके 3 पार्ट में यहाँ पर आएंगे। एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, हम लोग धीरे धीरे 3 पार्ट में पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया है इन नोट्स के अंदर। अगर आप ये पूरी वीडियोस देख लेते हैं तो आप लोगों को अलग से एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है और 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इसको शेयर जरूर करना। नोट्स एंड पीडीएफ जो है मैं आपको इसका सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक एक करके बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट को ऐड किया है, कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है एंड हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ईवीएस क्लास 3 to 5 है उसको हमने कितने थीम में विभाजित किया है। पहला प्रश्न यही बनता है, तो आपको याद रखना है कि ईवीएस को कुल 6 थीमों में विभाजित किया गया है। तो कितने थीम है ईवीएस में? 6 थीम है। ठीक है, सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आता है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड 6th थीम क्या है? हाउ वी मेक थिंग्स। तो ये 6 थीम में ईवीएस को विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है बी कीपिंग, जिसको हम मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। मधुमक्खी पालन में क्या है कि मुजफ्फरनगर बिहार में बोचहा गांव है और बोचहा नामक गांव में लीची के पेड़ पाए जाते हैं और इन लीची के जो पेड़ हैं, इनके जो यहाँ पे जो फूल लगे होते हैं ये मधुमक्खियों को काफी आकर्षित करते हैं। इसीलिए मुजफ्फरपुर के बिहार में बोचहा जो गांव है यहाँ के लोग क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। तो मधुमक्खी पालन कहाँ पे किया जाता है? बोचहा नामक गांव में किया जाता है और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। और समय, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है ये मधुमक्खी पालन जो है मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे सही समय होता है और इसी समय पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और छत्ते में अंडे देने वाली रानी मक्खी होती है। मतलब कि वहां पे क्या होता है कि जो मधुमक्खियां हैं उसमें से एक ऐसी होती है जो रानी होती है और जो बाकी मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे लाने और फूलों के रस ढूंढने का काम करती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का क्या करती है? नृत्य करती है, एक तरह का डांस करती है, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को ये पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। और यहाँ पे मधुमक्खी पालन में बक्सों का यूज किया जाता है और इस डिब्बे में मीठा चीनी का घोल डाला जाता है। ठीक है, नर जो यहाँ पे होते हैं, मेल जो है, दे डू नॉट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर द हाइव। यानी कि जो नर होते हैं, नर मधुमक्खी जो है वो बहुत कुछ खास काम नहीं करते हैं। मादा मधुमक्खियां ही केवल यहाँ पे काम करती हैं और मधुमक्खी के डंक जो होता है उसमें एक तरह का एसिड पाया जाता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड जो फैक्ट है, यहाँ से आपका कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है एलिफेंट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है हाथियों के बारे में। तो पहला याद रखना कि हाथी को पानी और मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। फिर है एलिफेंट्स ईयर आर लाइक फैन, मतलब कि जो हाथी के कान होते हैं वो फैन की तरह काम करते हैं और जब भी गर्मी उन्हें लगती है तो वो क्या करते हैं? अपने कानों को हिला के, अपने कान जो है इनको हिला के पंखे की तरह उपयोग में लाते हैं। फिर आता है 3 मंथ के एलिफेंट का वेट कितना होता है? 200 केजी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अ बिग एलिफेंट ईट्स मोर देन 100 केजी ऑफ लीव्स एंड शर्ब्स इन अ डे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 महीने के एलिफेंट का वेट कितना होता है तो 200 किलो। और एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितने पत्ते खा लेता है? 100 केजी से ज्यादा पत्ते एक दिन में वो खा लेता है। ठीक है, एलिफेंट टेक्स वेरी लिटिल रेस्ट, ये लोग आराम कम करते हैं और केवल 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। ठीक है, तो हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है और वो केवल दिन के 2 से 4 घंटे ही सोता है।
नेक्स्ट है ओनली फीमेल एलिफेंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव इन द हर्ड। जो यहाँ पे झुंड होते हैं, झुंड में कौन कौन होते हैं? केवल फीमेल, केवल मादा हाथी और उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं झुंड के अंदर। द एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द हार्ट ऑफ द लीडर, यानी कि जो यहाँ पे लीडर होती है वो कौन होती है? बुजुर्ग हथिनी होती है, जो पूरे झुंड की नेता कहलाती है। फिर है इस झुंड में कितने जो ये झुंड होता है जहाँ पे फीमेल एलिफेंट है उनके बच्चे होते हैं, वो कितने होते हैं? नंबर में 10 से 12 होते हैं। तो ये जो झुंड है जो फीमेल का होता है, केवल मादा हथिनियों का और उनके बच्चों का, ये 10 से 12 का ग्रुप होता है। The elephant stays in the herd for 14 to 15 years, then it leaves the herd। यानी कि जो एक हाथी है वो कम से कम 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, और जैसे ही वो 14-15 साल हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ के चला जाता है। तो ये है हाथियों के बारे में विशेषताएं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका MCQs में बन जाएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स वेरी आपको बहुत ही अटेंटिवली इसको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे आता है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। स्लॉथ जो है वो दिखने में बिल्कुल भालू जैसे होते हैं, तो इनका जो रिजेंबलनेस है ये बिल्कुल भालू जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये भालू नहीं होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम बेयर्स। दे स्पेंड अबाउट 17 आवर्स अ डे। कितने घंटे ये लोग बिताते हैं? एक पेड़ पे ये उल्टा लटके रहते हैं 17 घंटों तक। तो मतलब कि ये लगभग 17 घंटों तक पेड़ों से उल्टे लटके होते हैं, और वे सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये इतना आलसी होता है कि ये 17 घंटे तक उसी पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, और केवल टॉयलेट जाने के लिए या ये कम से कम एक ही बार जो है हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है, ठीक है। तो कितनी बार नीचे उतरता है? ये एक बार, सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है, ठीक है। और इसके बारे में एक और क्वालिटी है कि जिस पेड़ पे ये रहते हैं उसी की पत्तियों को खा करके ये अपना गुजारा करते हैं, यानी कि उसी पेड़ की लीव्स को खाते हैं, और अपने 40 वर्ष के जीवन काल में ये केवल 8 ट्रीज पर ही जाने का कष्ट उठाते हैं। तो यानी कि ये इतने आलसी हैं कि अपने 40 साल के जीवन काल में ये 40 वर्ष तक जीते हैं, और 40 साल में केवल 8 ट्रीज ही ये लोग बदलते हैं, स्लॉथ बदलता है, ठीक है। तो ये है स्लॉथ के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, कि भाई जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है, 17 घंटे उल्टा पेड़ से लटकता है, और ये हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरता है शौच के लिए, और अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 ही पेड़ों पर ये विचरण करते हैं या उसको चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, तो स्लॉथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइगर के बारे में। बाघ से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, बाघ के बारे में क्या क्वालिटीज है। सबसे पहले बाघों के बारे में है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स, जो यहाँ 6 टाइम्स 6 टाइम्स 3 किलोमीटर्स ये सब नंबर आ रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला है कि 6 गुना ज्यादा ये हमसे ज्यादा बेटर अंधेरे में देख पाते हैं। बाघ की मूछें हवा में होने वाले कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे क्या होता है, शिकार की स्थिति का पता चल जाता है। तो बाघ की जो मूछें होती हैं वो एज अ एयर में जो वाइब्रेशन है, जो हवा में वाइब्रेशन होता है, उसको भाप लेते हैं, और उससे उन्हें पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ पर है। फिर है बाघ अपने क्षेत्र में मूत्र के द्वारा अपनी गंध को छोड़ता है, और दूसरा बाघ तुरंत पहचान लेता है, और मौके के हिसाब से वो अपनी आवाज को वहां पे बदलता है। फिर है बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक हम टाइगर के गुर्राहट जो होती है उसको हम सुन सकते हैं। फिर है दोनों बाघों के कान भी बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, यानी कि जो टाइगर की ईयर्स है वो आवाज को इकट्ठा करने के लिए अपने कान को वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में रोटेट कर सकते हैं। फिर है बाघ हवा द्वारा शिकार की झाड़ियों में पत्तियों की गति के कारण होने वाले शोर में अंतर को तुरंत महसूस करता है, यानी कि बाघ इतना यहाँ पे अटेंटिव होता है कि वो ये समझ जाता है कि जो शिकार के कारण झाड़ी की पत्तियों की गति हो रही है या फिर वो हवा से हो रही है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ पे एक बाघ कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है बाघ की,
कि वो कितने किलोमीटर तक हम उसकी गुर्राहट को सुन सकते हैं, या वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। उसकी जो मूंछें हैं वो कंपन को भाप लेती है, मूत्र के द्वारा अपनी गंध को ये छोड़ते हैं और अब मौके के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलते हैं। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है आंट्स के बारे में। चींटियों के बारे में याद रखना कि चींटियां जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं और चींटियां विभाजित होती हैं, दे डिवाइडेड। तो क्वीन आंट जो होती है वो यहाँ पे अंडे देती है, रानी चींटी का काम है अंडे देना। और जो सोल्जर आंट्स हैं वो क्या करती है, बिल को संभालती है। जो भी बिल वो बनाते हैं उसको संभालने का काम सैनिक चींटियां करती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढती हैं और उसे बिल में लाती हैं। और जब चींटियां चलते समय कुछ जमीन पे छोड़ देती हैं तो चींटियां वापस अपना रास्ता खोज लेती हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो उन्होंने कुछ ग्राउंड पे छोड़ दिया तो वो अपना रास्ता ढूंढ उस वजह से वो अपना रास्ता चींटियां जो है वो ढूंढ लेती हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखने। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सिल्क वॉर्म के बारे में, यानी कि रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा भी अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान सकता है, ये याद रखना, ठीक है। तो कौन पहचान सकता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से, वो है रेशम का कीड़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है मस्क्यूटो यानी कि मच्छर। तो यहाँ पे मच्छरों के बारे में है कि मच्छर हमारे शरीर को सूंघते हैं, खासकर पैरों के तलवे को, जो हमारी फीट है उसको, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें मच्छर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, हमारे शरीर में जो हीट है उसके कारण मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं, हमारी बॉडी की स्मेल से, और हमारी किससे, पैरों के तलवों से हमें पहचान लेते हैं। मस्क्यूटोज ले एग्स इन वाटर, ये पानी में अंडे देते हैं। फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया डिजीज किसके द्वारा फैलते हैं, मच्छरों के द्वारा। तो 4 डिजीज है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है बीमारी, ये जो डिजीज हैं ये मच्छरों द्वारा फैलती हैं। मलेरिया मस्क्यूटोज आर प्रोड्यूस्ड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो मलेरिया है वो किसके कारण, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो किसके कारण पैदा होते हैं, जो जमा पानी है, जो एक जगह पे कलेक्टेड वाटर होता है उससे ये पैदा होते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई जो भी पानी है, पानी जमा हुआ अगर कहीं पे है तो हम उसमें क्या डाल दें, तेल डालने की सलाह दी जाती है, ताकि मच्छरों का जो प्रजनन है वो वहां पे रुक जाए। फिर है, इससे पानी का सतही तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे मच्छरों का जो लार्वा है जो पानी में बनता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मलेरिया है वो रुके हुए पानी से होता है। तो जो रुका हुआ पानी है इसमें हमें ऑयल डालना चाहिए, ताकि उस ऑयल से जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो कम हो, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो मच्छरों के जो लार्वा बनता है वो वहां पे मर जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे स्नेक्स के बारे में, यानी सांपों के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है यहाँ से। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि हमारे देश में 4 टाइप के ही जो पॉइजनस स्नेक्स हैं वो पाए जाते हैं। केवल 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं देश में जो जहरीले हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, नाग, फिर आता है कॉमन करैत, दुबोइया और अफाई। तो नाग, करैत, दुबोइया, अफाई 4 ऐसे सांप हैं जो हमारे देश में जहरीले होते हैं। When a snake bites someone, its 2 hollow poisoned teeth poison the person's body. जब भी सांप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत हैं, यानी कि जो इसके दांत होते हैं स्नेक के, वो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, और इन खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर को ये सांप क्या कर देते हैं, डाल देते हैं या घोल देते हैं। तो यानी कि इसका प्रोसेस है कि जो इसके दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, जहरीले होते हैं, और यही पॉइजन व्यक्ति के अंदर चला जाता है। टू अवॉइड दिस पॉइजन, अ पर्सन इज गिवन अ मेडिसिन कॉल्ड सीरम विच इज मेड फ्रॉम स्नेक वेनम। यानी कि जो सीरम है, यानी कि जो सांप किसी को काटता है तो जहर से बचने की जो दवाई है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। तो याद रखना कि सांप के जहर से बचने के लिए व्यक्ति को जो सीरम दी जाती है, दवाई दी जाती है, वो उसी के जहर से बनाई जाती है।
सांप के दांत तेज होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाता नहीं है, निगल जाता है। तो सांप क्या करता है, चबाता नहीं है अपने शिकार को, वो उसको एज अ होल निगलता है। सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है, उनके कोई कान नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन में हुए कंपन से ही अपने शिकार को पहचानते हैं और सुन नहीं सकते हैं सांप। वो केवल अपने जो वाइब्रेशन है ग्राउंड पे उसके अनुसार वो वहां पे रिस्पॉन्स करते हैं। फिर है सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य सर्प जैसी मुद्रा वाला नृत्य होता है। तो सांप से रिलेटेड जो नृत्य है उसको कालबेलिया कहा जाता है। और जो कालबेलिया डांस फॉर्म है ये स्नेक के जैसा पोस्चर होता है। ज्यादातर जो राजस्थान है वहां पे इस तरह के डांस को किया जाता है, ठीक है। आगे द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज द स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट, यानी कि जो सपेरे हैं वो सांप के काटने को उसके काटने के निशान से पहचानते हैं और सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की मदद से कई दवाइयां इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, स्नेक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ जानवरों के बारे में और है जिसको समझ लेते हैं। पहला है क्रोकोडाइल्स के बारे में। तो मगरमच्छ के कान जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। पहला पॉइंट ये देखो, एज इट इज फैक्ट है, फैक्ट आपको ऐसे ही याद रखना है कि क्रोकोडाइल्स हैव स्मॉल होल्स लाइक ईयर्स। उनके क्या होते हैं, ईयर नहीं होते, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि दिखते नहीं है क्रोकोडाइल के, ठीक है। Lizards also have small holes like ears. Lizards के भी वही चीज है कि छिपकली के जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। फिर है मछलियां बिजली की तरंगों से एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं। डॉल्फिन अलग अलग आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। फिर आता है गिलहरी का, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। गिलहरी के जो दांत होते हैं वो ऑलवेज ग्रो होते हैं और दांतों को जो दांत है उसको काटने और कुतरने से इनके जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, गिलहरी जो है जो भी चीज आप उसके सामने रख दो वो उसको कुतरेगी। तो गिलहरी जो है बार बार जो अपना भोजन है या कोई भी चीज है उसको बाइटिंग करती है, इसलिए उसके दांत जो होते हैं वो घिसते रहते हैं और हमेशा जो स्क्वायरल है उसके जो दांत है वो हमेशा ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर है द डॉग हैज इट्स प्लेस इन द स्ट्रीट्स। अ डॉग लर्न्स फ्रॉम द स्मेल ऑफ यूरिन ऑफ द स्टूल ऑफ अनदर डॉग। यानी कि कुत्ते जो है वो एक दूसरे को उसकी मल से या फिर मूत्र की गंध से एक दूसरे को कुत्ते पहचानते हैं कि भाई उसके क्षेत्र में कोई बाहरी डॉग आया था। तो डॉग्स भी एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं कि भाई बाहर से कोई आया दूसरा कुत्ता, वो उनके मूत्र की गंध से पहचान जाते हैं। फिर है लंगूर के बारे में। लंगूर अपने ऊपर आ रही मुसीबत को देखकर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें चेतावनी वो देता है। तो देखो गाइज, ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे दिए हुए थे, इनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, कोई सा क्वेश्चन आपका कहीं से भी यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट भी एनिमल्स से रिलेटेड है। एनिमल्स के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। पहला, जानवरों की खाल पर डिजाइन और उनके बालों के रंग के कारण होता है। यानी कि जो आप एनिमल के स्किन पे आप जो डिजाइन देखते हैं वो किसके कारण होता है, बालों के रंग के कारण होता है, ठीक है। जैसे आपने जेब्रा देखा होगा तो जेब्रा का डिजाइन अलग होता है, वो किस कारण होता है, उसके बालों के कारण होता है। जो बालों का रंग है उसके कारण उसके खाल पर डिजाइन उभरता है, ठीक है। वे जानवर जो दिन के दौरान जागते हैं आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यानी कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो केवल चंद फ्यू कलर्स देख पाते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें हर चीज क्या दिखाई देती है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है कि यहाँ पे है द एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट सी एवरीथिंग एज व्हाइट एंड ब्लैक। कैसे देखते हैं वो, काला और सफेद ही देखते हैं, दो ही कलर वो देख पाते हैं जो जानवर रात में जागते हैं। कई जानवर एक विशेष मौसम में छिपकलियों की तरह गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो, जैसे लिजर्ड है, वो आपको सर्दियों में नहीं दिखती है, तो वो क्या है, गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने की कुछ देर पहले ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है।
जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की जो भाषा है उनकी पूरी पूरी होती है, यानी कि जानवरों की भी अपनी खुद की भाषा होती है जिनको वो समझ पाते हैं। ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो ये दोनों पॉइंट है वो याद रखना है। ठीक है। पहला है कि वे जानवर जिनके शरीर पे अगर बाल है या अगर उनके कान है तो वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पे बाल नहीं होते हैं या कान नहीं होते हैं बाहरी, वे जानवर अंडे देते हैं। तो अंडे कौन से जानवर देते हैं और बच्चे कौन से जानवर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ठीक है। फिर है कि जो हमारे मैमल्स हैं यानी स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर और कान के मध्य भाग में बाल पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी है, उनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये है एनिमल से रिलेटेड। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स जो है, पक्षी अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, और जब अंडे से निकलते हैं तो वे अपना घोंसला जो है उसको छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है। फिर आगे कि घोंसला छोड़कर पक्षी पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। अधिकांश पक्षियों की आंखें जो है उनके सिर के दोनों ओर होती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और फोर वाला भी इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे जितने भी हैं, ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पक्षियों के बारे में। पहला पॉइंट है कि मोस्ट बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, यानी कि उनकी जो आंखें हैं वो सिर के दोनों ओर होती है ज्यादातर पक्षियों की। दूसरा है कि जब पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देखते हैं तो वे अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं, उनके उनके जो देखने का दायरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स है। पहला तो है कि उनकी जो आंखें है वो उनके हेड के दोनों ओर होती है, ईदर साइड। फिर है कि बर्ड्स सी टू डिफरेंट थिंग्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पे एक जो बर्ड है, एक जो पक्षी है यहाँ पे, वो दो चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। एक समय में एक पक्षी दो चीजों को देख सकता है। when they focus on different things their scope of view increases, यानी कि जब वो एक ही टाइम पे दो चीजें देखते हैं तो उनका जो दायरा है वो बढ़ जाता है देखने का। when they see exactly in front, जब एक पक्षी जो है, मान लो कि ये यहाँ पे एक पक्षी है, जब ये बिल्कुल फ्रंट पे देखता है, सामने देखता है, तो उसकी आंखें एक ही चीज पे होती है। ठीक है। ये याद रखना कि जब वो एक चीज पे सामने देखते हैं तो उनकी नजर सीधी उस चीज पे पड़ती है। फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश पक्षियों की जो पुतली है, जो उनकी आंखों की पुतली होती है, वो वहां पे घूम नहीं सकती। ठीक है। तो वो गर्दन को घुमा करके चारों ओर देखते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं कि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वे गर्दन को घुमा करके चारों ओर देखते हैं। ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको बार बार पढ़ने पे ही याद होगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको बार बार इनको रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पक्षियों का बहुत बड़ा चैप्टर है यहाँ पे, जो हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट, उनके जो फेदर्स हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। फिर उन्हें गर्मी देते हैं, और जब नए जो पंख हैं वो आते रहते हैं, पुराने पंख इनके गिरते रहते हैं। मतलब कि पंख ऐसे नहीं है कि एक ही बार उनके हैं, नए पंख आएंगे, पुराने पंख गिरेंगे। और जो पंख हैं वो क्या उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, और उनको वार्म जो है, एक तरह का वार्मथ देने में हेल्प करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। एक आवाज उस दुश्मन की जो उड़ता है, उस दूसरी की आवाज जो जमीन पर चलता है, यानी कि जो वॉइस है वो अलग अलग प्रकार से जो वर्ड है वो बनाते हैं। ठीक है। फिर है पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ईयर्स ऑफ बर्ड्स आर नॉट विजिबल बट देर आर स्मॉल होल्स ऑन बोथ द साइड्स। अब जैसे हमने अभी छिपकली का पढ़ा, मगरमच्छ का पढ़ा। ठीक है। तो एक तो छिपकली का भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, मगरमच्छ का पढ़ा और बर्ड्स का पढ़ा। तीनों का क्या दिया हुआ है कि जो उनके जो ईयर्स है वो दिखाई नहीं देते, उनके जो स्मॉल होल्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, बर्ड्स के छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके हेड के दोनों तरफ होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनके कान बाहर से दिखते नहीं है, इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं सिर के दोनों तरफ,
जिससे कि वो सुन सकते हैं, ठीक है। और ये जो छेद है ये इनके पंखों से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है, जैसे कि आउल है, मैना है, ईगल, ये जो बर्ड्स हैं बेसिकली इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले आउल के बारे में बात करते हैं। जो आउल है, उल्लू है, वो अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। अपने नेक को बैकवर्ड कौन सा पक्षी उड़ाता है, कर सकता है, घुमाता है, तो आंसर होगा आपका उल्लू, ठीक है। मैना क्या है, मैना अपनी गर्दन को बैक एंड फोर्थ करती है। देखो दो डिफरेंस है, एक तो है कि अगर पूछा जाए कि अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है और अपनी गर्दन को पीछे की ओर कौन घुमाता है, ये दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आएगा कि आगे पीछे करना गर्दन को, तो आंसर होगा मैना, और अगर आएगा कि गर्दन को बिल्कुल पीछे की ओर घुमाना, तो आंसर होगा उल्लू, ठीक है। फिर है चील, बाज और गिद्ध के बारे में, कि जो चील, बाज और गिद्ध है ये हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। कितना गुना, 6 गुना, ठीक है। हमने जब बाघ पढ़ा था तो बाघ हमसे 6 गुना, 6 टाइम्स हमसे अच्छा देख सकता है, लेकिन यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध की बात हो रही है, तो ये पक्षी हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं, ठीक है। अब आता है कि जो चील है उसकी पूंछ उभरी हुई होती है, और गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खा करके जगह को साफ करता है और आसमान में ऊंचा उड़ता है, ठीक है। ये बेसिक है, बस आपको ये याद रखना है कि ये हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं। फिर आता है इंडियन रॉबिन, यानी कि भारतीय रॉबिन पक्षी क्या है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना कि ये जो घोंसला बनाता है वो किसमें बनाता है, बहुत सारी चीजों का यूज करके ये घोंसला बनाता है, जैसे कि कोई नाजुक टहनियां हो गई, जड़े है, ऊन है, बाल है, रुई है, इन सब का यूज करके ये अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और इसकी जो बीक है वो रेड होती है अंदर से, इसकी जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है, ठीक है। ये है इंडियन रॉबिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका कौवा और यहाँ पे कोयल के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो कौवा है वो घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी और टहनियां जैसी चीजें होती है कौवे के घोंसले में। और जो एक कौवा है वो अपना घोंसला जो है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, सबसे पेड़ की ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला यहाँ नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। यानी कि जो घोंसला है ये सारी मेहनत करेगा कौवा, ठीक है। क्रो जो है वो सारी मेहनत करता है और अपने पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना ये घोंसला बनाता है। और इसके घोंसले में क्या क्या होता है, आयरन वायर है, वुडन छोटी छोटी टहनियां लकड़ियों की होती है इसके घोंसले में। और जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडों को इसी कौवे के घोंसले में दे देती है, ठीक है। कौवा बेचारा क्या करता है कि अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी वो सेता है, इसके अंडों को भी देखभाल करता है। तो ये है, आपको यहाँ से सीटेट में काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है ये फैक्ट कि भाई घोंसला कौन बनाता है, कहाँ बनाता है और कौन अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है कुछ और पक्षियों के बारे में, फटाफट देखते हैं। तो पहला है आपका फाख्ता, जिसको डव कहा जाता है, डव इंग्लिश में, ठीक है। तो फाख्ता जो है वो कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो याद रखना कि पूछा जाएगा कि कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस पे अपना घोंसला बनाता है, जो कांटेदार जो है कैक्टस उसमें, या फिर मेहंदी की मेड़ जो होती है, मेहंदी की मेड़ों में अपना घोंसला बनाता है, तो होगा फाख्ता, ठीक है। फिर दूसरा आता है गौरैया। गौरैया कहाँ बनाती है, गौरैया अपना घोंसला बनाती है मिरर या कपबोर्ड में, यानी कि ये शीशे के पीछे अलमारी, घरों में जो अलमारी है या घर में जो शीशा है, तो ज्यादातर घरेलू जो जगह है वहां पे गौरैया अपना घोंसला बनाती है। फिर आती है बारबेट पक्षी, जिसको बसंत गौरी कहा जाता है हिंदी में। बसंत गौरी क्या है कि गर्मियों में पेड़ के तनों में गहरा छेद करती है। तो ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी है जो जो पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे देती है, तो वहां पे क्या आंसर होगा, बसंत गौरी। और टुक टुक करके आवाज आती है जब ये अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। फिर आता है पीजन यानी कबूतर। कबूतर कहाँ बनाता है, पुराने जितने घर होते हैं, जितना पुराना खंडर होगा जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहां पे कबूतर जाके अपना घोंसला बनाते हैं। फिर आता है टेलर बर्ड, जिसको दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है।
दर्जन पक्षी या दर्जन जो चिड़िया है वो अपनी नुकीली चोंच से पक्षियों को सील कर देता है। अब देखो ये तो बड़ी, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है कि ये क्या करता है कि जो लीव्स हैं उनको सील करने का काम करता है। ये अपनी लीव्स को सिल लेता है, इसलिए इसको दर्जी कहा जाता है। किसकी मदद से? अपनी चोंच से ये सिलता है और उसमें अंडे देने के लिए एक थैला सा बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज जरूर कराऊंगी, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो एक बार में इतने सारे पक्षियों को पढ़ने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इंडियन रॉबिन यानी कि भारतीय कलचीड़ी इसको कहा जाता है, इंडियन रॉबिन को। ये घोंसला कैसे बनाता है? ये ना बहुत सारे एलिमेंट, ये बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, जैसे कॉटन रुई ले लिया इसने उठा के कहीं से, कहीं किसी के बाल ले लिए, वूल ले लिया, मतलब जो इसको मिलता है आसपास से, जड़े, टहनी, ऊन, बाल, उससे ये अपना जो है बनाता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, चोंच लाल होती है। फिर हमने देखा यहाँ पे कौवा और कोयल का क्या है, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया कि भाई घोंसला जो है वो कौवा बनाता है, कोयल के लिए भी वही बनाता है। ठीक है, अब आता है डव, जिसको फाख्ता कहा जाता है। फाख्ता कहाँ बनाता है? कैक्टस पे, कैक्टस की झाड़ों में या मेहंदी की झाड़ों में अपना घोंसला बनाता है। गौरिया कहाँ बनाएगी? अलमारी, शीशा, घर वाली जो चीजें हैं, घर के सामान जहाँ पे है तो वहां पे बना लेगी। बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने में गहरा छेद करके वो उसमें अंडे देती है। कबूतर कहाँ जाएगा? घरों खंडरों में जाएगा। दर्जन चिड़िया क्या करती है? सिलती है अपनी चोंच से पत्तियों को, और उन पत्तियों को सिल करके एक थैला बनाती है, उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर बार बार आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, सबकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे कुछ और पक्षियों के बारे में, जैसे कि अब है सनबर्ड। ठीक है, ये 2 और बाकी है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बर्ड वाला। सनबर्ड क्या करता है? जिसको शकरखोरा कहा जाता है हिंदी में। तो शकरखोरा अपना घोंसला किसी पेड़ या झाड़ी पर लटका कर बनाता है। तो अब इसका घोंसला कैसे बन रहा है? जैसे कोई झाड़ी है, यहाँ पे कोई डाल है, इस पे अपना घोंसला वो लटका के बनाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो वो शकरखोरा का काम है कि वो अपने घोंसले को उल्टा लटका के बनाता है। ठीक है, अब इसका घोंसला जो है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? बाल है, ठीक है, मकड़ी के जाले हैं, पतली टहनियां, घास, सूखे पत्ते, ये सब उसके कपड़ों की चिथड़े हो गए, ये सब वो बनाता है। तो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है कि वो अपने नेस्ट को लटका के बनाता है, किसी भी ट्री पे वो अपने घोंसले को लटकाता है शकरखोरा। ठीक है, फिर आता है नर जुलाहा पक्षी, जिसको मेल वीवर बर्ड, वीवर पक्षी कहा जाता है। अब देखो जो वीवर बर्ड है वो अपना घोंसला खुद बनाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल वीवर है वो देखती है, और यहाँ पे जिस घोंसले को वो पसंद करती है उसमें वो अंडे दे देती है। यानी कि यहाँ पे जो मेल वीवर बर्ड है घोंसला तो ये बना रहा होता है, और जो साथ में जो फीमेल वीवर पक्षी होती है वो सारे नेस्ट देखती है, घोंसलों को देखती है, जो उसको पसंद आता है उसमें फीमेल वीवर पक्षी क्या करती है? अपना जो अंडे है वो वहां पे दे देती है, वहां पे रख देती है। तो ये क्वालिटी हो गई मेल वीवर बर्ड की। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रीज के बारे में। अभी तक हमने एनिमल्स, बर्ड्स और जो बेसिक है वो हमने कवर किया। अब हम पढ़ेंगे ट्री में, जिसमें सबसे पहले आता है बरगद का पेड़। इसकी क्वालिटी से क्वेश्चन आता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बड़ी अच्छी है कि जो बरगद का आपने पेड़ जरूर देखा होगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसकी जो पेड़ की लटकन की जो जड़ें होती हैं ये टहनियों से निकलती है और जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसकी जो रूट है, रूट के बारे में आता है कि banyan tree pendant has its roots, it comes out from the twigs and goes inside the growing ground। यानी कि जो इसकी जड़ें हैं ये टहनियों से होकर के निकलती हैं, लटकती हुई ये जड़ें होती हैं जो कि नीचे तक, ग्राउंड तक जाती हैं, जमीन के अंदर ये जो जड़ें हैं ये चली जाती हैं। अब है कि यह जो जड़ है ये इसको स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह सपोर्ट करती है, जड़ जो है वृक्ष को सहारा यहाँ पे देती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, डेजर्ट ओक ट्री के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट ओक क्या होता है? तो देखो डेजर्ट ओक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूंगी। रेगिस्तानी ओक भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 11 से 12 फीट। ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये डेजर्ट ओक है, जो रेगिस्तानी इलाके में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
11 से 12 फीट इसकी लंबाई है टोटल। और इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी अंदर जाती है, 250 से 300 फीट तक इसकी जो जड़ें हैं वो पहुंचती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है इसकी क्वालिटी कि इसकी इसमें क्या होता है कि पेड़ के तने में, इसकी पेड़ की तने की क्वालिटी है कि इसका जो आप जो तना देख रहे हैं इसमें पानी जमा होता है। और जब भी इस क्षेत्र में पानी नहीं होता है या यहाँ के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जब भी पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसके तने के अंदर एक पतला पाइप डाल करके पानी को निकालते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग ट्री है अपने आप में कि ऐसा ट्री जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय इलाके में पाया जाता है। 11 से 12 फीट बहुत लंबा नहीं है, 11 से 12 फीट की ऊंचाई होती है। 250 से 300 फीट तक इसकी जड़ें अंदर तक जाती हैं, जब तक कि पानी ना पहुंच जाए तब तक इसकी जड़ें अंदर होती है। और तने में इसके इसके तने में क्या होता है, इसके स्टेम में पानी होता है। और जब भी यहाँ के इलाके के लोगों को जरूरत होती है पानी की तो ये लोग क्या करते हैं, लोग पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। तो ये क्वालिटी है किसकी, डेजर्ट ओक की, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कितनी इसकी लंबाई है, 11 से 12 फीट, 250 से 300 फीट इसकी जड़ें हैं। और पानी कहाँ जमा होता है, तने में, ठीक है। और लोग यहाँ पे क्या डाल के निकालते हैं, पाइप को डाल करके पानी को निकाल लेते हैं जब भी उनको लगता है पानी की कमी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और पौधा है जिसके बारे में बात करेंगे, बड़ा ही अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सा एक प्लांट है जिसको नेपेंथिस कहा जाता है, ठीक है। नेपेंथिस, इसको हिंदी में घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। घटपर्णी क्यों, क्योंकि ये घड़े की आकृति जैसा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसकी आकृति घड़े जैसी होती है। पिक्चर प्लांट भी इसको कहा जाता है। और ये हमारे भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो नेपेंथिस जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, ये जो है पिक्चर प्लांट, ये क्या करता है, ये घड़े की तरह दिखता है जिस पर आप देखोगे पत्ते का ढक्कन लगा होता है और उसमें से एक खास प्रकार की सुगंध निकलती है जिससे जो कीट है बाहर छोटे छोटे, वो इंसेक्ट्स इससे क्या होते हैं, इसको सुगंध से प्रभावित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। इसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, कीटों का शिकार करने का काम करता है, ठीक है। तो शिकारी पौधा भी इसको बोला जाता है। इसकी जो पत्ती देख रहे हो ये ढक्कन का काम करती है और इस यहाँ से खास प्रकार की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल जो छोटे छोटे कीड़ों को आकर्षित करती है। और जब ये कीड़ा इसके ढक्कन के पास आता है तो ये इसको चालाकी से फंसा करके खा लेता है, मतलब अब चालाकी से इसका शिकार कर लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे कीड़ों, छोटे छोटे कीट का ये क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है। पौधा जो है घड़े जैसा दिखता है और इसमें जो कीट है वो सुगंध से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक एक पॉइंट इसका याद रखना है। कई बार सुगंध वाला दे देगा, कई बार दे देगा कि ये जो है कहाँ पाया जाता है, या ये दे देगा कि ये इसमें ढक्कन लगा होता है कि नहीं लगा होता है। तो क्वेश्चन आपका कोई सा भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों के बारे में देख लेते हैं। अधिकांश सब्जियां पौधे के फूल हैं और कुछ सब्जियां पौधों के फल भी हैं, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सेकंड, थर्ड और 4 और 5 वाला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है बार बार कि कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया है, ठीक है। तो ग्रीन चिली और जो टमेटो है या पोटैटो है ये कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से आया है, ठीक है। तो इनकी ओरिजिन याद रखना है कि हरी मिर्ची, टमाटर, आलू जो है दक्षिण अमेरिका से आए हैं। कैबेज यानी गोभी और जो मटर है वो यूरोप से आए हैं। गोभी और मटर कहाँ से, यूरोप से। कॉफी बीन्स जो है वो अफ्रीका से आए हैं, ठीक है, अफ्रीका से कॉफी बीन्स। और सोयाबीन जो है वो चाइना से आया है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे देशों के नाम हैं और यहाँ पे सब्जियों का भी जिक्र है, कौन सी सब्जी कहाँ की देन है, कौन से देश की देन है। तो ग्रीन चिली, टमेटो एंड पोटैटो जो है वो आपका साउथ अमेरिका, कैबेज एंड पीस फ्रॉम यूरोप, कॉफी बीन्स फ्रॉम अफ्रीका एंड सोयाबीन्स केम फ्रॉम चाइना, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट आता है अर्थ वॉर्म के बारे में, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक्स इन अनदर वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। एक कहते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक हमें कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ वॉर्म के बारे में याद करते हैं कि
केचुए जो है वो जमीन में छेद करके मिट्टी को क्या कर देते हैं, नरम कर देते हैं। पहला पॉइंट, केचुओं का काम है जमीन में छेद करके उस मिट्टी को नरम कर देना। अब इन छेदों से जमीन को हवा और पानी मिलता है, ठीक है। ये जो छेद वो करते हैं इससे ग्राउंड को क्या मिलता है, एयर एंड वाटर मिलता है होल से। केचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका जो मल है वो भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, बहुत बार आया हुआ है कि अर्थवॉर्म जो है वो डेड लीव्स को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, और ये प्लांट और डेड लीव्स को जब वो खाते हैं तो उनका जो मल है वही भूमि को फर्टाइल करने का काम करता है। केंचुओं को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है, यानी केंचुए जो है कहीं ना कहीं किसानों का मित्र है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस भूमि को जहाँ ये बसते हैं उस भूमि को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पार्ट 1 में कवर किया। आई होप कि आज की वीडियो में आपको मजा आया हो पढ़ने में इंटरेस्टिंग वे से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगले पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपने यहाँ तक आप आ गए हो तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट मिस मत करना, क्योंकि हर 2 पार्ट और आएंगे और सारा आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एंड फॉर नोट्स एंड पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे एज अ होल मैं आपको नोट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।